बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेंटर स्टेज। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुश्तरका दिफाई जो मुआहिदा है उसके बाद खिते पर इसके असरात का मामला मौज़ूए बहस बना हुआ है। आलमी मीडिया पर इस हवाले से तबसरे भी जारी हैं। अब बरतानवी खबरसा इदारा है एक रॉयटर्स, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई जो मुआहिदा है इसने मौसर तौर पर रियाद के माली वसाइल को पाकिस्तान की बड़ी एटमी क़ुव्वत रखने वाली फौज से जोड़ दिया है। अब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो माबैन ये मुआहिदा है ये मुआहिदा तारीख़ी है और ये मुआहिदा रातों रात तय नहीं पाया बल्कि इसमें कई महीने लगे हैं। और उन्होंने बरमला ये भी कहा कि दीगर ममालिक भी इसके जो ये मुआहिदा किया है हमने इस तरह के मुआहिदे का वो हिस्सा बनना भी चाहते हैं, ख्वाहिश भी वो रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ममालिक के माबैन मुआहिदा तो हमेशा से मौजूद था। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब गुज़िश्ता रोज मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती ने इसहाक़ डार को टेलीफोन भी किया। उन्होंने दिफाई मुआहिदे पर दिली मुबारकबाद दी और इस मुआहिदे को मजबूत शराकतदारी, एतमाद और ताउन की जानिब एक अहम संगे मील करार दिया। और इसके साथ साथ यही जो तासुरात हैं वो सऊदी अरब में भी पाए जाते हैं। सऊदी अरब में भी इस माहिदे को एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है, ये भी बातें हो रही हैं कि माहिदा एक तो सिर्फ दफाई माहिदा है लेकिन जो दीगर मामलात हैं ख़ास तौर पर माशी लिहाज से उसमें भी अहम जो है वो पेशरफ होने जा रही है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्योंकि यूके में मुकीम है, अभी उनका यूके का दौरा है और बताते चलें आपको ये भी कि उनकी जानिब से आज एक इजलास की सदारत की गई वीडियो लिंक पर और उनकी जानिब से ये हिदायत जारी की गई कि सऊदी अरब के जो साथ दीगर जो मामला चल रहे हैं ख़ासतौर पर जो माशी ताल्लुकात जुड़ने जा रहे हैं, मज़ीद उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं, उसके हवाले से तमाम तर जो तजावीज़ हैं वो सामने रखी जाएँ, तजावीज़ तैयार की जाएँ क्योंकि अगले महीने फिर से उनका दौरा मुतवक्की है। ये भी बातें सामने आ रही हैं। और इससे पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी ये फरमा चुके कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तय पाने वाले दिफाई मुआहिदे में दीगर खलीजी ममालिक को भी शामिल किया जा सकता है। अब इस दिफाई मुआहिदे के बाद भारत में भी बेचैनी बढ़ गई है, यानी यकीनी तौर पर भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अपोजिशन लीडर की जानिब से। आज भी बड़ा अहम बयान सामने राहुल गांधी का, वो ये कह रहे हैं कि भारत को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है नरेंद्र मोदी ने। अब भारत ने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि सऊदी अरब दोनों ममालिक के माबैन बाहमी मफादात और हसासियत को मद्देनजर रखेगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब भारत दीगर दो ममालिक की जानिब से जो एक मुआहिदा सामने आया उस पर ये उम्मीद जाहिर किए रखे हुए है कि हसासियत को मद्देनजर रखा जाएगा, लेकिन इसका ख्याल भारत ने खुद कभी नहीं किया। इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अब दूसरी जानिब खलीज ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक ने खित्ते के इज्तिमाई दिफा को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम फैसले भी किए हैं, जिनमें इंटेलिजेंस के तबादले को वुसअत देना, नए मिसाइल वार्निंग सिस्टम्स तैयार करना और इसके साथ साथ मुश्तरका फौजी मशकें करना भी शामिल हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि मुश्तरका फौजी मशकें दीगर ममालिक के साथ में पाकिस्तान ने की। अलबत्ता ये मुआहिदे के बाद सूरत हाल यकीनी तौर पर यकसर मुख्तलिफ हो जाएगी और इसी जो है वो इसी पॉइंट पर सारे जो ममालिक हैं वो इस पर बात भी कर रहे हैं। अब GCC की बात की जाए तो 6 ममालिक इसमें शामिल हैं, जिसमें बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है। इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात भी इसमें शामिल है। और जो इजलास हुआ, इजलास को आपको बताते चलें कि इस इजलास के दौरान GCC हुकाम ने दोहा में फौजी इंटेलिजेंस के ताउन और इत्तेहाद पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया और ये ऐलान इसराइल के हालिया मोहलिक हमले के बाद सामने आया जिसमें दोहा को निशाना बनाया गया था। और नाज़रीन ये अंदाज़ा कीजिए कि बजाय इस पे के पशेमाह होता और अमेरिका ने भी इस पे नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि इसराइल की जानिब से बरमला ये कहा गया और बारहा ये कहा गया कि जो उनके टारगेट होंगे वो दुनिया में कहीं भी होंगे तो उसको निशाना वो बनाएंगे। ऐसी सूरत हाल में ये मुआहिदा यकीनी तौर पर अहमियत का हामिल है और अगर जो दीगर खित्ते के इस्लामी ममालिक हैं वो भी इसमें शामिल होती है तो यकीनी तौर पर जो खित्ते की सूरत हाल है वो बदल जाएगी। अमाराती अखबार दी नेशनल के मुताबिक ये इक़दामात अरब इस्लामी हंगामी कॉन्फ्रेंस के बाद किए गए हैं, जहाँ मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और इसराइली हमलों पर शदीद तशवीश जाहिर भी की गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहिदा क्या मायने रखता है? क्या दिफाई मुआहिदे में खित्ते के दीगर ममालिक शामिल हो सकते हैं? यकीनी तौर पर यह अहम सवाल है। और क्या नेटो के तर्ज पर मुस्लिम ममालिक का नया ब्लॉक भी इसमें बन सकता है? इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। मेहमान का तारुफ कराता चलो, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली दिफाई तजिया के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का शुक्रिया, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा मैं कि
इस मुआहिदे से पहले पाकिस्तान कहां पे खड़ा था और अब जो कि मुआहिदा हो चुका और इसकी अहमियत पे बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान अब कहां खड़ा है? देखिए, बहुत खुशाइंद है। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन में आ गया है, क्योंकि ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो था ये 2-3 साल से इस पे काम जारी था और बहुत सी इनफॉर्मल हमारी अरेंजमेंट्स हैं। हमारा एक रवायती ताउन रहा है सऊदी अरेबिया के साथ, और इन द पास्ट आल्सो हम बहुत हमारे मजबूत और देरीना दिफाई रवाबत है, इसको एक फॉर्मलाइज कर लिया गया है। और मेरा ख्याल है कि टाइम इसलिए भी क्रिटिकल था कि जीसीसी ममालिक ने यह महसूस किया कि कतर पे हमले के बाद उनको अमेरिका से हटके किसी दिफाई अरेंजमेंट में जाना है, और वो जो अमेरिका की जो सिक्योरिटी गारंटीज थी, वो छतरी थी, वो इजराइल की सपोर्ट की वजह से वो उनको गैर मौसर नजर आई। और अब पाकिस्तान ने देखिए एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है ये पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान एक फॉर्मल डिफेंस पैक्ट में एक ऐसी इक्तसादी कुव्वत के साथ उसने ये राब्ता कर लिया है जो आलम इस्लाम में भी, जीसीसी ममालिक में भी और इवन के कमिटी ऑफ नेशंस में उसका एक इक्तसादी ताकत के हवाले से मजबूत मकाम है। और पाकिस्तान का जो मिलिट्री मसल है और उनका जो मुआशी मसल है, वो मिलके एक विन विन सिचुएशन होगी दोनों ममालिक के लिए। पाकिस्तान की जो एक्सपर्टीज है दिफा के शोबे में वो प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग के हवाले से, हार्डवेयर के हवाले से, इंटर ऑपरेबिलिटी के हवाले से, कुछ बेसिक राइट्स होंगे, कुछ को प्रोडक्शन होगी। उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान जो इक्तसादी ताउन है उसको भी महमेज मिलेगी इस दिफाई ताउन की वजह से। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर हम स्पेसिफिकली भारत की बात कर लें तो यकीनी तौर पर उसकी बेचैनी समझ में आती भी है, लेकिन आज एक अहम बयान सामने आया, कहते हैं कि जी हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ममालिक जो हैं वो जो बाहमी ताल्लुकात हैं ममालिक के उस पर जो हसासियत है उसको मद्देनजर रखेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा से हम की बात की है, लेकिन मुस्तकबिल में भी हम यकीनी तौर पर हालात को बदलते हुए देखेंगे। लेकिन माजी करीब में जो भारत ने किया उसके बाद अगर स्पेसिफिकली भारत की बात की जाए तो उसकी बेचैनी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो इसलिए बेचैन है कि अब एक कॉम्प्लिकेटेड वेरिएबल इसमें ऐड हो गया है इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट इक्वेशन में। पहले सऊदी अरेबिया का कोई फॉर्मल ऑब्लिगेशन नहीं थी, अब वो जब डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बन गया है तो एक फॉर्मल ऑब्लिगेशन होगी उसकी। जब अगर इंडिया किसी किस्म की जंग मुसल्लत करता है तो सऊदी अरेबिया इक्तसादी तौर पर पाकिस्तान की मदद करेगा, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की मदद करेगा, और जो दिफाई शराकतदारी है उसके हवाले से भी एक किस्म की हमें वो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो मिल जाएगी। तो भारत का इस पे परेशान होना तो बनता है, क्योंकि वो उनके बहुत से इक्तसादी जो स्टेक्स थे गल्फ में, अब वो उस वजह से भी परेशान होंगे कि उन पे तक ना पहुंचे। मगर मेरा नहीं ख्याल कि इक्तसादी जो उनके रवाबत हैं उसको कोई ज्यादा उस पे मुतासर होंगे। अच्छा, मगर साहब, जिस तरह इस मायदे की अहम शिक है कि अगर एक मुल्क पे हमला होता है तो दोनों पे हमला तस्वुर किया जाएगा, और भारत की हरकतों की मैंने जिस तरह पहले भी बात की है, बार बार पाकिस्तान पर चढ़ाई की कोशिशें की जाती रही और हमने ये भी देखा कि हमेशा भारत ने पहल भी की हमला करने में। तो क्या इस तरह की हरकतों को स्टॉप लगेगा? देखिए, हरकतों को तो स्टॉप लगने से पहले उनको अपनी कॉस्ट बेनिफिट जो इक्वेशन है उसकी कैलकुलस में ये सोचना पड़ेगा कि अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के पलड़े में उसका वजन है, वो एक फॉर्मल मायदे में मुंसलिक हैं, इक्तसादी उसकी सपोर्ट है, तो भारत का हमला पाकिस्तान पे किस कदर कारगर साबित होगा ये उनकी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन पे मुनसर करेगा। और मेरा ख्याल है अगर वो सेन होंगे तो वो इस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इस दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान को एक स्ट्रेंथ मिली है और पाकिस्तान का एक बहुत मजबूत हलीफ सऊदी अरेबिया की सूरत में सामने आया है। और भारत मेरा नहीं ख्याल कि जब वो तमाम फैक्टर्स को कैलकुलेट करेगा तो पाकिस्तान पे हमले का जो उसका पहले बहुत वो इज़्तिराब था, अब उसमें कुछ कमी आएगी कुदरती तौर पे। चले, उम्मीद भी करते हैं ब्रिगेडियर साहब, और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी ये उम्मीद करेंगे। ये भी बताइए, ये भी फरमाइएगा कि एक तो ये मुआहिदा जो है, क्योंकि अभी सारी शिकायतें इसकी सामने नहीं आई हैं, क्या ये एक्टिवेट है अभी या किसी थ्रेट की सूरत में एक्टिवेट होगा? और दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की हमने कोशिशें की हैं, वो कोशिशें किस हद तक इससे फायदा हासिल कर पाएंगी?
देखिए ये तो फिर मल्टी डोमेन मल्टी डायमेंशनल जो होती है शराकतदारी होती है। और इसमें ज़ाहिर दहशतगर्दी से जो पनपने में जो हमारी सपोर्ट करेगा सऊदी अरेबिया, और बहुत से ऐसे जो डाउन स्टेट एक्टर्स हैं जिनकी सऊदी अरेबिया के साथ सऊदी अरेबिया का क्लाउट है उन पे, तो वो एक उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के फेवर में जा सकता है। दूसरा, प्रॉक्सी वॉरफेयर जो हम पे भारत ने मुसल्लत की हुई है, तो सऊदी अरेबिया का चूंकि अभी वजन हमारे पलड़े में होगा तो भारत को वो देखना पड़ेगा। और दूसरा ये हमारी थ्रेट, यस आपका जो सवाल था कि जब कोई थ्रेट सऊदी अरेबिया को होगी तो जाहिर है ये उसी वक्त हमारी ऑब्लिगेशन ट्रिगर होंगी। और वो चूंकि अभी इसकी बहुत सी तफसीलात आनी है, तो सरेदस्त तो ये है कि ये स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है, एक बहुत बड़ा ये मैसेज है कि उन ममालिक को जो इजराइल और भारत जैसे ममालिक जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए सोचते भी नहीं है, तो अब उनको एक मरतबा सोचना पड़ेगा कि दुनिया अब उनकी इस इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन को आसानी से नहीं लेगी। और पाकिस्तान जैसा मजबूत हलीफ जो जौहरी कुव्वत भी है, चाहे वो डेटरेंस के तौर पे, हमारा तो पॉलिसी ये है कि जौहरी कुव्वत हमारी डेटरेंस के लिए एक रिस्पॉन्सिबल जौहरी नेशन के तौर पे हम उभरे थे इंडो पाक स्टैंड ऑफ में, मगर बैक ऑफ द माइंड उन तमाम कुव्वतों को मालूम होगा कि पाकिस्तान जिसके पास पूरी पैनोप्ली है जौहरी से लेकर कन्वेंशनल डेटरेंस तक, वो जब उसकी पुष्ट पे खड़ा होगा सऊदी अरेबिया की, तो फिर उस पे हमला करना या उस पे छेड़छाड़ करना उससे पहले उनको 100 मरतबा सोचना पड़ेगा। और अब देखिए, अब इसकी जब हमारा मामला चलेगा इनका एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ जो इसकी शिकें होंगी इस माहदे की, जॉइंट ट्रेनिंग होगी, इंटर ऑपरेबिलिटी होगी, जो हार्डवेयर की को प्रोडक्शंस हो सकती हैं, और बेसिस दोनों जो है ममालिक अपनी अफवाज वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो जॉइंट ऑपरेशंस हैं, जॉइंट प्लानिंग है, डॉक्ट्रिन्स है, उनका आपस में तालमेल रब्त वो जब होगा, और वो एक नेचुरली लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस होता है। साहब, कतर कलामी के लिए माज़रत ये फरमाएगा कि एक तो इसकी इंपॉर्टेंस और यकीनी तौर पर वक्त की अहमियत भी बड़ी ज़रूरी होती है। एक ऐसे वक्त में जब कतर पे हमला होता है इसराइल का, फिर हमने ये भी देखा कि अमेरिका उसकी पुश पे खड़ा होता है, और अमरीकी इस पर रद्द-ए-अमल आपसे जानना चाह रहा हूँ। और दूसरा, यकीनी तौर पर इस माहिदे के बाद ही बयान सामने आया ट्रंप का कि हम जो बग्राम एयरबेस है उसको अफगानिस्तान में वापस लेंगे, तो ये इस सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं आप? दरअसल बग्राम का तो इस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पहले से अमेरिकी कोशिश कर रहे हैं उसको वापस लेने की, मगर अफगान अबूरी हुकूमत ने अभी तक कोई उनको देने का ना वादा किया है, ना उनकी कोई इंक्लिनेशन नजर आती है। दूसरी ये बात है कि जो आपने बताया कि इस वक्त क्यों, तो चूंकि कतर का एक हमला हुआ उसके बाद आपने देखा कि जो खलीजी ममालिक हैं ये बिल्कुल बेदस्तो पा नजर आए, इन पे क्रिटिसिज्म भी था। इनकी जो एलीट है, पॉलिटिकल एलीट, उसके दिल में ये खौफ भी था कि जो हमारी स्ट्रीट है उसमें इज़्तिराब है, तो ऐसा ना हो कि लोग ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आप कुछ कर नहीं रहे। और किया तो उन्होंने सिवाय स्टेटमेंट्स के कुछ भी नहीं था। तो ये एक प्रैक्टिकल उन्होंने इसकी मैनिफेस्टेशन किया है कि हम अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसा मुआहदा करते हैं जिसमें हमारी इंटेंट जाहिर होगी कि नेक्स्ट टाइम अगर इस किस्म का कोई जारहियत सऊदी अरेबिया के खिलाफ होती है तो उसका जवाब जो है वो पूरी कुव्वत के साथ दिया जाएगा, और उसमें पाकिस्तान की कन्वेंशनल डेटरेंस भी शामिल होगी, और पाकिस्तान की इस अलायंस का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है। अच्छा बगैर साहब, जो आपने एक्सपेंड की बात की, जो हुकूमती हल्के हैं वो भी मुतादिद बार ये बता चुके कि इसमें दीगर ममालिक जो है वो भी खासी दिलचस्पी लेने, खासतौर पर इस्लामी ममालिक। तो कौन कौन से ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जो आपकी खबर के मुताबिक इसमें दिलचस्पी रखते हैं, और अगर उनसे भी मुआहदा होता है फिर हम ये समझ सकते हैं कि नेटो की तर्ज पर कोई फिर एक इस्लामी फोर्स अमल में लाई जा सकती है? देखिए वो बिल्कुल लाई जा सकती है, उसमें बहुत से अवामिल है जिनको मद्देनजर रखना पड़ेगा। अमेरिका का कितना इन्फ्लुएंस है, अभी भी उनका बहुत इन्फ्लुएंस है इक्तिसादी तावन के हवाले से, मिलिट्री तावन के हवाले से खलीजी ममालिक पे। अगर खलीजी ममालिक अपना फैसला ये कर लेते हैं कि अब उन्होंने अमेरिका पे इन्हिसार के बजाय अपनी कुव्वत पे इन्हिसार करना है, तो फिर ऐसा एक जॉइंट डिफेंस अरेंजमेंट ये रूबा अमल आ सकता है। उसमें पाकिस्तान जैसे ममालिक वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तुर्की अपना किरदार अदा कर सकता है, और दीगर जो नॉन
खलीजी ममालिक हैं, जिस तरह मिस्र है। अच्छा विकेट सर, ये भी फरमाइएगा कि हमने माजी में भी देखा और हम यकीनी तौर पर ये बातें करते आ रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद बड़ा ज़रूरी है, और ऐसे में इस कतर पर हमले के बाद इस माहदे का सामने आना, फिर दीगर ममालिक की दिलचस्पी भी इसमें जो सामने आना यकीनी तौर पर खुशाइद बात है। लेकिन इस्लामी ममालिक के जो आपस के इख्तलाफात हैं और इस माहदे में मजीद ममालिक शामिल हों, इसकी कोशिशों के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कंटिन्यूअल कोशिशें करनी पड़ेंगी, मगर इस वक्त तो हालात मुवाफिक थे, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान ये जो तनाज़ा या कशीदगी होती थी पहले, वो इस वक्त बहुत कम थी, क्योंकि इसराइल ने जब हमला किया, सऊदी अरेबिया ने वो सपोर्ट की, तो वो सेंटिमेंट इस वक्त काफ़ी जो है वो मुवाफिकत में है। तो इन फ्यूचर बैरूनी कुव्वतें इसको एक्सप्लॉइट कर सकती हैं, इन डिफरेंसेस को, उसके लिए अलर्ट रहना होगा इस्लामी ममालिक। बिल्कुल ठीक है, मैं अलर्ट रहना होगा। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप क्या करेंगे नाजरीन, ब्रेक की जाने पड़ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एशिया कप में बात करेंगे, और क्योंकि कल एक और अहम मार्का होने जा रहा है पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत का, तो उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे एशिया कप का, जिसमें आज सुपर 4 मरहले का आगाज हो चुका है। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के माबैन अगला अहम जो मैच है वो कल खेला जाएगा। ये मैच कल दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। एशिया कप के दौरान पाकिस्तान ने 3 में से 2 मैचेस जीते और भारत के खिलाफ उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बड़ा एक तरफा मैच था, वो हम सब ने देखा। टूर्नामेंट के दौरान कौमी बैटर खातिर खा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम दिखाई दिए। अब शायकीन क्रिकेट की जानिब से मायूसी का इज़हार इस पर यकीनी तौर पर बनता भी था और उन्होंने किया भी। पाकिस्तान और भारत के मैच में जो हैंडशेक का तनाजा था वो भी सामने आया। अब सवाल ये भी है कि क्या ये तनाजा खत्म होने का नाम लेगा, और अब आइंदा जो कल मैच होने जा रहा है उसमें क्या होने जा रहा है। ताहम एंटी पैक्राफ्ट, जिसपे पाकिस्तान ने एक इशू क्रिएट भी किया, कि इशू उठाया भी, फिर हमने देखा कि माफी भी मांगी गई। इस मौके पर पाकिस्तान के कप्तान से माफी भी मांगी गई, और रोजनामा आपको बताते चलें कि जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक इतवार को पाक भारत टाकरे से पहले कौमी क्रिकेट टीम की बैठक हुई है, जिसमें खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी में नाकामी का बरमला इतराफ भी किया, और यकीनी तौर पर करना चाहिए भी था। और ज़राए ने कहा है कि खिलाड़ियों ने इस बात को तस्लीम किया है कि स्ट्राइक को रोटेट करना जरूरी है, जबकि बॉलर्स ने भी तस्लीम किया कि बैटर्स के लिए कंडीशंस कदरे दुश्वार हैं। और ज़राए का यह भी बताना है कि खिलाड़ियों ने टीम मैनेजमेंट को यकीन दिलाया है कि सुपर 4 मरहले में उम्दा खेल का हम मुजाहरा करेंगे। इस अहम मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं। शायकीन क्रिकेट अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब की बार एक अच्छा मैच उन्हें देखने को मिलेगा और पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करने में कामयाबी हो। ये हम सबकी दुआएं भी हैं। अब सबकी नजरें जो है वो कल के होने वाले मैच पर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या भारत को शिकस्त दे पाएगी? यकीनी तौर पर ये एक अहम सवाल। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन क्या परफॉर्म कर पाएगी? इस हवाले से प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रोजनामा एक्सप्रेस स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक। सलीम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा हूं कि यकीनी तौर पर यह अहम मैच होगा, और जो पॉइंट्स अहम है पाकिस्तान के लिए जिन पर बात भी हुई है, सबसे पहले कि स्ट्राइक किस तरह से रोटेट करना है, और दूसरा ये कि विकेट पर जम के किस तरह से खेलना है। तो क्या हिकमत अमली अब डिफरेंट करनी पड़ेगी पाकिस्तान को कि जीत हमारा मुकद्दर बने? सबसे पहले हमें बैटिंग में अपनी बेहतरी लाना होगी, क्योंकि हम लोग की बैटिंग बहुत बुरी तरह फ्लॉप जा रही है। चाहे वो खासतौर पे हम साइम अयूब की बात करें तो 3 मैचों में 3 बार 0 पे आउट हुए, और पहले 2 मैचों में तो पहली बॉल पर आउट। साहबजादा फरहान थोड़े थोड़े रन बना रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका 100 या उससे भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सलमान अली आगा, बहुत स्लो बैटिंग भी कर रहे हैं, बड़ी इनिंग भी नहीं खेल पा रहे। उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है क्योंकि उन्होंने बाबर को रिप्लेस किया। फखर जमान की परफॉर्मेंस बेहतर हमें इनमें सिर्फ नजर आ रही है, लेकिन हसन नवाज जिनसे बड़ी उम्मीदें थी वो भी मसलसल फ्लॉप जा रहे हैं। ऑलराउंडर अगर हम मोहम्मद नवाज को देखें, ट्रायंगल सीरीज में कहा उन्होंने अच्छी नहीं खेली थी, वो भी फ्लॉप जा रहे हैं। ओवरऑल हमारी बैटिंग बदतरीन नाकामी का शिकार है। करना यही होगा बैटर्स को कि सोचें और जरा देखें कि क्या गलतियां कर रहे हैं। और जो ट्रायंगल सीरीज में फिर भी बेहतर परफॉर्म किया था, तो यूएई का ग्राउंड है, कौन सा कोई ऑस्ट्रेलिया की फास्ट पिचेज है या कहीं और खेल रहा है, यहाँ तो इनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, कर सकते भी हैं, लेकिन कोई मेंटल ब्लॉक है, क्या है कि ये खेल नहीं पा रहे, और अब तक तो यहाँ तक पहुंच गए, यही बड़ी बात है।
अच्छा सलीम खालिक साहब, जिन फेलियर्स की आप बात करें, यकीनी तौर पर लिस्ट लंबी भी है। बॉलिंग की बात की जाए तो देखा ही जाना होना ही चाहिए था कि सबसे ज़्यादा विकेट्स होती हमारे शाहीन शाह अफरीदी के, लेकिन बैटिंग में वो आगे दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह जो साइम अयूब का मामला, वो बॉलिंग में आगे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, आपने अभी फ़खर और हारिस का जिक्र किया, तो इतने ज़्यादा तजर्बे क्यों? हमने ट्राई सीरीज़ जब देखी तो उसमें पहले हमने ये देखा कि हारिस जो थे नीचे आए थे, फिर वन डाउन आए तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। फिर सबने कहा कि देखा जी, उनकी जब उनकी जगह चेंज की तो उन्होंने परफॉर्म भी किया। फिर इंडिया वाले मैच में हमने फिर देखा कि फिर 7वें नंबर पे आया वो। देखिए, हारिस की फॉर्म या उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, थ्रू आउट बहुत खराब जा रही है। एक उन्होंने 50 बनाई है, लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर उनके स्टैट्स देखें तो 8-9 का एवरेज आपको उनका नजर आएगा कुछ मैचों में। तो उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब है, प्रेशर में है वो। बड़े मैच में खासतौर पे हो सकता है कि इसीलिए उनको ये कोशिश की हो, लेकिन इस वक्त हमें नजर आ रही है जरूरत किसी तजुर्बेकार विकेट कीपर की। लेकिन बदकिस्मती से इवेंट के दौरान आपको चेंज मुमकिन नहीं है। एक ही विकेट कीपर के साथ हम गए थे, दूसरा ऑप्शन हमने रखा था साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग कराने का। उनके मुकाबले में तो विकेट कीपिंग हारिस की सही है, लेकिन बैटिंग में वो फ्लॉप कर रहे हैं। उनके बैटिंग ऑर्डर में नो डाउट चेंजेस हुए भी हैं। सब जिस तरह आप ये भी फरमा रहे हैं कि प्रेशर है उन पे, तो प्रेशर सूरत हाल में जब पता है, फिर मैच भी बड़ा है, फिर ऐसी सूरत हाल में तजुर्बे करना, एक पता है आपको एक प्लेयर के नेचर का कि उसकी नेचर ये कि उसने हिट करानी है और हर बॉल को हिट करने की कोशिश करते, चाहे वो पहली गेंद हो चाहे उनकी आखिरी गेंद हो। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब उनको अचानक से ऊपर भेज दिया जाता है, फिर नीचे भेज दिया जाता है, तो इसकी क्या वजह है? अचानक से नहीं भेजा होगा, मैच से एक रात पहले उनको बता दिया गया होगा कि भाई कल आपको इस नंबर पे खेलना है। अभी उनके ऊपर था कि इस मौके से किस तरह से फायदा उठाते हैं। लेकिन जब एक प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं जा रही हो तो फिर इस तरह की चीजें उसके साथ करना भी नहीं चाहिए। अब हारिस का मसला ये है कि हारिस ख्याली क्रिकेट देखते हैं। आप देखते होंगे उनकी बैटिंग, बिल्कुल पूरी विकेट छोड़ेंगे फास्ट बॉलर को, फिर यूं करेंगे, अरे भाई वो बच्चा तुम्हारी गली का खेल रहा है, तुम्हारे सामने देखो तो बॉलर कौन है आगे। इसी चक्कर में वो मारे जाते हैं। हालांकि उनमें टैलेंट है, नो डाउट, वो बॉलर को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला बॉलर बहुत अच्छा होता है, आप 6 गेंदें चले उसकी देख के खेलने, फिर जो कमजोर आए उसको हिट करे। हारिस का ये है कि बस मुझे मारना है, हर बॉल को मारना है मुझे। इसी चक्कर में इनकी फॉर्म मुतासिर हुई। हालांकि वही हारिस सेंचुरी भी बना चुके हैं, अभी भी उन्होंने रिसेंटली कुछ बनाई। टैलेंट है, लेकिन टैलेंट ऐसा नजर भी आना चाहिए, वो उसको उस काम का टैलेंट नहीं होता कि छुपा के रखे। इसकी वजह से भी पाकिस्तान को बड़े नुकसान हो रहा है। वरना पहले जब तक हम लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था रिजवान को और बाबर को, लेकिन बदकिस्मती से उनकी जगह जो ये लोग खेल रहे हैं उनके 50% के 20% भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा मुस्लिम साहब, मुझे ये भी आपसे जानना है कि ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई है कि पहले मैच में हमने देखा कि इस तरह की कोई खबर नहीं आई, और अब एक बड़ा मैच, और जब हमारी टीम का मोराल बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए था, लेकिन सूरत हाल कुछ यूं है कि आज साइकोलॉजिस्ट को हायर करना पड़ा, उसकी क्या वजह है? देखिए, आप देख रहे हैं थ्रू आउट बहुत ज्यादा इश्यूज जारी है। खासतौर पर यूएई के खिलाफ मैच का कबल जो हुआ था, वो सूरत हाल बहुत वहाँ पे अजीब सी थी। जो लोग वहां पर थे टेंस थे बहुत ज्यादा। हम लोग एक टेंशन में थे। तो जो प्लेयर्स हैं, आप सोचो उनका क्या होगा। उन प्लेयर्स को पहले बोला आप लोग जा रहे हो मैच खेलने, नीचे आ जाओ, नीचे आए, उनका सामान बस में रखवाया गया। बिल्कुल। उसके बाद का लॉबी में इंतजार करो, फिर उनको मैसेज आया कि नहीं मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, वापस कमरों में चले जाओ। वो कमरे में नहीं, अब आ जाओ, फिर हम मैच खेलने जा रहे हैं। वो तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने यूएई को हरा दिया ना। जितने ज्यादा स्ट्रेस में प्लेयर्स थे वो तो उससे भी फिर हम हार सकते थे। उसके अलावा इंडिया के खिलाफ मैच पूरी तरह हारे, वो भी एक प्रेशर था। फिर ये ऑफ द फील्ड जो कंट्रोवर्सी हुई, हैंडशेक, और दूसरी फिर ये मैच का बॉयकॉट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मेंटल असर पड़ा है प्लेयर्स के ऊपर। तो ये डिसीजन एक तरह से बेहतर ही है, लेकिन अब ये सोचने की बात है कि इन 2 दिनों में 3 दिनों में कुछ लेक्चर से क्या असर उनके ऊपर प्लेयर्स के ऊपर पड़ता है। हालांकि मैं तो कहूंगा प्लेयर्स को आपको वीडियो दिखाने चाहिए ओमान के मैच की, जिस तरह उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला, और वो दिखा के बोले कि यार ये देखो कल के बच्चे किस तरह खेल रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं इतना अच्छा खेल सकते इंडिया के खिलाफ, तुम क्यों नहीं इंडिया को हरा सकते हो, तुम्हें भी इतनी सलाहियत है, तुमने पहले भी ऐसे किया है, खुद अपनी वीडियो देखो और अच्छा परफॉर्म करो। बिल्कुल। अच्छा सलीम साहब, आखिरी मैच आपको याद होगा जो इंडिया से हमारे, तो उसमें टॉस भी बड़ा यकीनी तौर पर मैटर करता है, और उस पर तनकीद भी हुई कि टीम को चाहिए ये था कि पहले बॉलिंग करती, लेकिन हमने देखा कि बैटिंग का फैसला किया। तो अगर कल के मैच में हम टॉस जीत जाते हैं, या दोनों सूरत हाल में पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? हमें मेरे ख्याल चेस करना चाहिए। रिवायती तौर पर जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं, खासतौर पर अगर आप आखिरी देख लें,
तो वो ज्यादातर उसमें से 90% या 80% मैचेस टीम ने फेस किए हैं, उतने ही जीते। पाकिस्तान को भी पहले भी ऐसे ही करना चाहिए था, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ये फैसला किया था टीम मैनेजमेंट ने। तो अब अगर टॉस जीते तो ठीक है। और सर मुझे आपका फाइनल एक आर्गुमेंट चाहिए कि एक और हम मसले में लैग करते हैं, वो ये कि जब पावर प्ले वाला मामला होता है उसमें स्कोर हमारा कम होता है, उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, पावर प्ले में स्कोर कम इस वजह से होता है कि हम 0 पे 1, 2 पे 3 इस तरह की विकेटें गिर चुकी होती है। हम मारने के लिए जाते हैं, विकेटें गंवा देते हैं, फिर विकेटें गंवा देते हैं। यकीनी तौर पर इसको कंट्रोल करना होगा क्योंकि वक्त शॉर्ट है, मुझे ब्रेक की जाने का कहा जा रहा है। शुक्रिया अदा करेंगे सलीम खाने का, और हम ये उम्मीद भी करेंगे कि कल का मैच हो पाकिस्तान उसमें अच्छा परफॉर्म करे, जीत या हार वो देखना ही होगा कि कल क्या नतीजा उसका निकलता है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, और जिस कोशिशों में मशरूफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या उनको रिलीफ मिल पाएगा। तो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुशामदीद कहेंगे। तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, यकीनी तौर पर यह अहम सवाल। क्या पीटीआई कानूनी रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो पाएगी, जिसके लिए वो तोगदो कर रही है गुज़िश्ता 2.5-3 साल से। अब लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा हसन नियाजी की मिलिट्री कोर्ट से दी गई सजा के हवाले से तफसीलात लेने की एतराज़ी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की है। ये इसमें डेवलपमेंट है। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 23 सितंबर को हसन नियाजी की मिलिट्री कोर्ट से दी गई सजा के हवाले से इस पर समाअत करने जा रहा है। पीटीआई के मजीद कानूनी चैलेंजेस भी उसको दरपेश हैं। अब बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना समेत दीगर केसेस भी ज़ेर समाअत हैं, और गुज़िश्ता दिनों अलीमा खान जो कि इनकी बहन है, उन्होंने ये दावा किया था कि साबिक वज़ीर आज़म को एक और मुकदमे में सजा सुनाने की तैयारी की जा रही है, और जेल के अंदर तोशा खाना 2 केस की कार्रवाई गैर मामूली उजलत में की जा रही है, और ये सब इसी मकसद के तहत किया जा रहा है। इसी मामले पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप क्या समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से इमरान खान साहब जेल के अंदर है, कोशिशें यही हो रही हैं कि तहरीकें चलाई जाएं, लेकिन तहरीक कामयाब नहीं हो पाती, नाकामी की वजह क्या है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखिए जी, नाकामी की बात नहीं है। एक तरफ पुरअमन लोग हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं अपने बच्चों के साथ, खवातीन, बुजुर्ग, माएँ, बहनें, भाई, तमाम यानी हर तरह के लोग जो हैं वो आकर बगैर किसी असले के, बगैर किसी छुरी चाकू के, बंदूक के, वो निकलते हैं अपना जो आईनी हक हासिल करने के लिए। जो जुल्म फस्तायत है उसके खिलाफ, जो जमहूरियत, जो वोट लूटा गया उनका, जो डाका मारा गया 8 फरवरी को, उसके ऊपर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर हर एक को, आप देख लें कोई मुल्क भी, वहां ये राइट होता है कि आप जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, या कहीं पर नाहक कोई चीज होती है तो आप एहतजाज करते हैं, और ये एक तरीकाकार है प्रोटेस्ट करना, किसी भी मामले के ऊपर अपनी आवाज बुलंद करने का तरीका है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि एक तरफ पुरअमन लोग, उसके बाद ये कह दिया जाए कि हमने फतह कर लिया है जी। आपने देखा कि वहां अता तारड़ जो वजीर हैं इस वक्त, और उस तरह इंटीरियर मिनिस्टर, दोनों जो हैं वो वहां पर खड़े थे। यानी फार्म 47 पर आप बनाया गया, आपको, आपने हुकूमत छीन के लिए, और फिर आप निहत्ते लोगों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर पाकिस्तानी होके आप ये कहते हैं जी कि ये यहाँ आए क्यों है, और आप फिर फतह का उधर झंडा बुलंद कर रहे हैं कि जी हमने बड़ा किला मार लिया। आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, मुज़ाकरात की मैंने क्योंकि बात की, मुज़ाकरात पे क्यों नहीं आते? देखिए, मुज़ाकरात कैसे करने हैं? यानी आप ये कहें कि आप अपनी हुकूमत छोड़ दें क्योंकि अवाम ने हमें बनाया है, तो क्या वो इस बात के ऊपर आएंगे? इसके बावजूद इमरान खान साहब ने 2-3 महीने वक्त दिया, हालांकि 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई थी, लेकिन एक तरफ मुज़ाकरात की तरफ हमने पेशकश की है कि ठीक है जी करते हैं, दूसरी तरफ हमारे घरों में छापे, साहबजादा अहमद रजा सुन्नी ताल कौंसिल के सरबराह, उनके घर में, मदरसे पे, वहां जो उनके उधर छापा मारा। मुझे बताएगा कि आपने हर हरबा इस्तेमाल किया, चीफ जस्टिस को खत भी लिखा अभी 2 दिन पहले बानी पीटीआई ने, और फिर हमने देखा कि कई तहरीक जो है उनका अनाउंस किया, जलसे भी अनाउंस किए गए। अब फिर से आपका जलसा होने जा रहा है 27 को, तो इस बार आपकी हिकमत अमली किस तरह से तब्दील होगी? तो ये बताएगा कि चीफ जस्टिस से कितनी उम्मीद है आपको, क्योंकि खत लिखा है, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली मुसालिहाना होगी या मुफातिहाना होगी, या इसमें फिर जारियत आएगी? देखिए, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, उनके सामने हम खत का मामला लेकर गए, 24 घंटों का उन्होंने टाइम दिया था हमें, तो कोई नहीं 24 घंटों के अंदर कोई दाद रसी हमारी हुई। यानी इमरान खान साहब के केसेस लगाना, या उसके अलावा उनके बुनियादी हकूक सलब हैं, या हसन नियाजी का जो अपील वाला मामला है, या अगवाकारियां, छापे, गिरफ्तारियां, वो तो स्टिल जारी है।
तो उनको, क्योंकि वो सबसे बड़ी अदालत है, उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है? यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए तो ये कहते हैं जी कि देखें जी ये वहां जा रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल मीडिया से बात करें तो कहते हैं जी कि देखें जी फलां मुल्क से ये इमदाद मांग रहे हैं। भाई पाकिस्तान में आपने कोई जगह छोड़ी है? अदालत से लेकर नीचे जो है वो चौकी तक, थाने तक, आपने हर चीज को अपने कंट्रोल में किया हुआ है और पाकिस्तान की आवाम की आवाज दबा रहे हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आवाज है, क्योंकि लोगों ने वोट दे जगह चले। जो लोग आपको खुद कहते हैं कि जो हमारे साथ आए हैं, बैठे हैं, बात करें, उनसे आप बात क्यों नहीं करते? और दूसरा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हम रहनुमा यकीनी तौर पर और वज़ीर आला KP भी हैं, वो तो खुद ही एतराफ़ कर चुके, बरबला कह चुके जी तहरीक इंसाफ के अंदर ही बड़ी खामियाँ और जो है इख्तलाफात बड़े ज़्यादा हैं। देखिए इख्तलाफात हर जमात में होते हैं, उसके बावजूद जब कॉल इस्लामाबाद की हुई, यानी एक 4 नवंबर को थी और दूसरी 4 अक्टूबर और 26 नवंबर, दोनों कॉल्स के ऊपर कितनी तादाद में लोग, यही लोग लेकर आए जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इख्तलाफात हैं, टूट फूट का शिकार हो गई है। तो ऐसी बात नहीं है। जब कप्तान का नाम आता है तो लोग निकलते हैं और वो साबित करते हैं हर मामले पर, हर मौके पर, संगजानी जलसा हो या लाहौर हो। और दूसरी बात ये है कि मुज़ाकरात की आपने बात की कि उनसे आप क्यों नहीं करते, तो इमरान खान साहब ने मुल्क की खातिर हाथ बढ़ाया, सही, लेकिन पेशरफ्त आगे नहीं हो सकी क्योंकि वो नहीं समझते कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ हो, वो किसी और की इशारों के ऊपर चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो मुज़ाकरात की बात, क्योंकि आप भी कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, वो भी कहते हैं हुकूमत वाले भी कि जो मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन इस पर हो नहीं पाते। नईम साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।